सिलेबस के पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे, गर्विश। इससे पहले हम लोगों ने दूसरी विश कंप्लीट कर लिया है, हम गर्विश देखते हैं। तो जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन आपको बताया था, तो हमने आपको बता दिया था गर्विश क्या होता है, दूसरी विश क्या होता है। तो गर्विश से आपको पता है कि ये पॉइजनस या नॉन पॉइजनस का मिक्सिंग होता है। तो पढ़ते हैं गर्विश, ठीक है। तो देखिए, गर शब्द है, गृह धातु में अच प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निगलना या निगलने योग्य। तो निगलना या निगलने योग्य से अर्थ आता है यह पेय पदार्थ का वाचक हो गया है, ठीक है। तो इसका अर्थ जहर या विष भी है, एक अर्थ इसका जहर या विष भी कहलाता है, ठीक है। आयुर्वेद में इस शब्द का प्रयोग कृत्रिम विष के रूप में किया गया है। आपको पता है कृत्रिम अकृत्रिम होते हैं, तो अकृत्रिम जो होता है अस्थावर और जंगम होते हैं, कृत्रिम में दो होते हैं, गर और दूसी। तो ये क्या हो गया, कृत्रिम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप इतना ना पढ़ें तो भी चल जाएगा, यहाँ से आपको याद करना रहेगा। तो दो या दो से अधिक विषाक्त या विषहीन, ठीक है, पदार्थों के परस्पर मिलने से बनता है, ठीक है, और शरीर में जाकर धातुओं को दूषित करता है, धातुओं को क्षतिग्रस्त कर मारक प्रभाव उत्पन्न करता है। तो दो या दो से अधिक, चाहे विषहीन हो और चाहे विषयुक्त हो, इनसे मिलकर यह बनता है और धातुओं को दूषित करके मारक प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये हम लोग परिचय देखे हैं और निरुक्ति देखे हैं ऊपर थोड़ी सी, ठीक है। परिभाषा की बात करते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ श्लोक याद कर लें, श्लोक बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है, वाग्भट के अकॉर्डिंग है श्लोक। नाना प्राणय संगस्मल विरुद्ध औषधि भस्म नाम विषणा नाम च अल्पवीर्या नाम योगुगर इति स्मृता। तो श्लोक याद कर लें तो बहुत अच्छा श्लोक, इजी याद भी हो जा रहा है। अगर ना भी याद करें तो तीन ही चीज़ इसमें ध्यान देनी है। नाना प्रकार के प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल, ठीक है। तो पहले यहाँ मल, ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्राणियों के अंगों से उत्पन्न मल, विरुद्ध औषधियों की भस्म, ठीक है, दूसरा नंबर भस्म, और तीसरा अल्पवीर वाले विषों के योग, ठीक है, विष, ठीक है। कौन से वीर वाले, अल्पवीर वाले। तो नाना प्रकार के प्राणियों के मल और वृद्ध औषधियों की भस्म और अल्पवीर वाले विषयों के योग से क्या बनता है, गर्विश बनता है। तो ये परिभाषा थी आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग। आचार्य चरक ने बताया है अस्थावर, जांगम और इसके अतिरिक्त एक संयोजक विष होता है, ठीक है। इनसे क्या होता है, गर नाम से पुकारते हैं। तो ये अस्थावर हो या जांगम हो, इसके अतिरिक्त संयोगज होता है ना, जिसमें गर और दूसी आता है, ठीक है, संयोगज होता है जिसे हम लोग गर कहते हैं। जब चरक का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो अस्थावर, जांगम और संयोगज में इन्होंने डिवाइड किया था, इसलिए यहाँ संयोगज में इन्होंने गर लिया है। तो गर नाम से पुकारते हैं। तो नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है, चूंकि इसका विपाक, जो इसका पाचन होता है वो देर से होता है, इसलिए शीघ्र प्राण को नाश नहीं करने वाला होता। आपको पता है गर और दूसी दोनों देर से पचने वाले होते हैं, शीघ्र प्राण को हरने वाले नहीं होते हैं। तो ये आप याद करें या ना करें, कोई एक याद कर ले, तो ऊपर वाला ज़्यादा इजी है, तो ऊपर वाला ही ध्यान रखें। बाकी कोई स्पेसिफिक आचार देखे तो पूछा जाता नहीं है क्वेश्चन। अब देखिए गर्विश के प्रयोग की बात करेंगे, तो कैसे प्रयोग किया जाता है। सौभाग्य प्राप्ति, कोई स्त्री जैसे सौभाग्य प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो उन स्त्रियों को अपना स्वाद, मतलब उनका पसीना, उनका मेंस्ट्रुअल ब्लड, रज, और अथवा वो अपने अंगों से निकले हुए मल, वेस्ट, ठीक है, उन सब को भोजन आदि में मिलाकर वो पतियों को या अपने प्रेमियों को अपने वशीभूत करने के लिए अथवा शत्रु से प्रेरित होकर उनके द्वारा बहकावे में आकर कृत्रिम विषों को खिला देती थी। तो या तो अपने स्वाद में या अपने रज में या अपने अंगों के अनेक मल में मिलाकर पतियों को या प्रेमियों को खिला देते थे वशीभूत करने के लिए, और ठीक है, शत्रुओं के द्वारा प्रेरित होकर बहकावे में आके ऐसा करती थी।
देखिए, स्त्रियों में आचरण का आधार उनका अज्ञान, तत्कालीन अंधविश्वास और गलत तांत्रिक धारणाएं थी। उनमें अज्ञानता की वजह से, तत्कालीन अंधविश्वास की वजह से या गलत तांत्रिक धारणाएं थी, जिससे कुछ जो अभी भी कुछ अंशों में प्रचलित है, अभी भी ये चलता है लेकिन कुछ अंशों में बचा है। ऐसा वह प्रायः बहकावे में आकर ही करती थी, मतलब कोई किसी ने बहका दिया तो वैसा आ गई, वैसा कर लेती थी। प्राचीन काल में विष कन्याओं का इसी प्रकार से गलत उपयोग किया जाता था, इसी तरह से उनसे कुकृत कराए जाते थे। अब गर्विश के लक्षण की बात करते हैं तो देखिए, शारीरिक लक्षण क्या क्या होंगे। तो देखिए, शरीर में पांडुता होगी, शरीर कार्य हो जाएगा, जठराग्नि मंद हो जाएगी और हृदय की उसकी धड़कन बढ़ जाएगी। ठीक है। अद्यमान पेट फूलेगा, हाथ और पैर में शोथ हो जाएगा, जठर अग्नि दोष होगा, मतलब जठर दोष हो जाएगा, मतलब उसकी अग्नि दृष्टि हो जाएगी, ग्रहणी दोष हो जाएगा, यक्षमा होगा, गुल्म होगा, क्षय होगा और ज्वर होगा। अनेक प्रकार के लक्षण जो होंगे शारीरिक उत्पन्न होंगे। साथ में देखिए, जो इम्पोर्टेंट है, स्वप्न में वो क्या देखेगा, तो जैसे बिल्ली देखेगा, सियार देखेगा, शेर और बाघ देखेगा, नेवला देखेगा, बंदर आदि वन पशुओं को देखेगा। सूखी नदी और वनों को से युक्त अशुभ एवं डरावने सपने को देखता है। और जब स्वप्न अवस्था में रोगी अपने वर्ण को भी बदला हुआ देखता है। अगर वो गोरा है तो अपने आप को काला देखेगा, और यदि काला है तो अपने आप को गोरा देखता है, अपने आप को विवर्ण देखता है। ठीक है। और विकर्ण, विकर्ण से उसके कान नहीं होते हैं, मतलब कान के बिना वो अपने आप को देखता है, और बिना नाक के भी देखता है। ठीक है। बिना नसिका और बिना कर्ण। ठीक है। मानसिक लक्षण के अंदर क्या उत्पन्न होंगे, तो मानसिक लक्षण में जब जागृत अवस्था होती है तो उसमें रोगी अनुभव करता है कि उसकी इंद्रियां जो हैं, उसकी सेंसरी ऑर्गन से वो अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पा रही है, उसको ग्रहण करने में सामर्थ्य नहीं है। इसकी साध्यता असिद्धता की बात की जाए तो गर्विश के जो उपद्रव होते हैं, अगर वो उपद्रव लक्षणों से ग्रस्त रोगी है तो शीघ्र अगर उसकी चिकित्सा नहीं की गई तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है। चिकित्सा कैसे करनी है, तो जैसे गर्विश धोखे से किसी को अगर खिला दिया गया या प्राणी को शीघ्र पता नहीं चल पाता है, ठीक है, अगर उसको खिला दिया गया और प्राणी को शीघ्र पता नहीं चल पाया, और अगर पता चल गया तो तत्काल उसका उपचार संभव है। ठीक है। उसके लक्षणों से युक्त रोगी को विद्वान चिकित्सक के पास पहुंचाएं, जैसे लक्षण होंगे उस हिसाब से विद्वान चिकित्सक के पहुंचा देना। विष दे जाने का संदेह पता करना है तो आचार्य चरक ने बताया है, जैसे उससे पता करना है कि कैसे कैसे, तो कैसे डायग्नोस करेंगे। तो देखिए, वैद्य रोगी से पूछेंगे कि तुमने कब, किसके साथ और क्यों, क्या खाया था, वस्तु तुम्हें किसने दी थी, इत्यादि ये सारी बातें पूछेंगे और सारी बातें का पता लगाएंगे। और इसके उपरांत वैद्य शीघ्र रोगी को वमनकारक योग पिलाएंगे। देखिए, चिकित्सा कैसे होती, तो सबसे सर्वप्रथम उसको वमन करवाया जाता है, और वमन कराने के लिए अशुद्ध तांबे का चूर्ण और अल्प मात्रा में मधु को चटाकर कराया जाता है। वमन होने से क्या होता है, उसका हृदय होता है जो शुद्ध हो जाता है, फिर उसको हेमपरासन करवाया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें है कि हृदय के शुद्ध हो जाने के बाद एक स्वर्ण लगभग में 4 ग्राम उसे स्वर्ण का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर चटाना है। ठीक है, खिलाना है। तो स्वर्ण सभी प्रकार के विषों को या गर्विशों को नष्ट करने वाला होता है, स्वर्ण विषनाशक होता है। ठीक है। जैसे यहाँ विमर्श में बताया भी गया है कि विष से पीड़ित अगर रोगी है तो आचार्य चरक ने जो तांबे का प्रयोग किया है ये वमन के लिए होता है, तो इसका चूर्ण क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ वमन कारक होता है। और जबकि स्वर्ण का चूर्ण जो होता है सर्वश्रेष्ठ विषनाशक योग माना गया है, तो इसीलिए हेमप्राशन का प्रयोग किया गया है, स्वर्ण प्राशन का, और साथ में अशुद्ध तांबे का, जिससे तांबा वमन करवाएगा और ये विष का नाश करेगा स्वर्ण। देखिए, अभगत का यूज होता है तो ये विषनाशक अगध होगा, जैसे नागदंती, त्रिवद दंती, द्रवंती, स्नोही क्षीर, प्रत्येक को लेना है एक एक पल, और इसको मही सर्पी मतलब भैंस की घी और गोमूत्र को लेना है एक एक आढ़क, इनसे सिद्ध करके रोगी का सेवन करवाना है। और
ये क्या करेगा, तो इसका कार्य क्या है, सर्प विष में, कीट विष में, गर विष में, सभी में लाभदायक होता है, सभी को शांत करने वाला होता है। अब देखिए आचार्य वाग्भट ने भी उसी प्रकार वमन का समर्थन किया है और हेमप्राशन का, उन्होंने ये सब बताया है और साथ में हितकारी आहार देने को बताया है। ठीक है, सामक योग क्या बताया है, तो आपको पता है उधर जैसे स्वर्ण प्राशन था, यहाँ भी स्वर्ण माची को स्वर्ण भस्म है शर्करा और मधु के साथ अन्न पानी के रूप में देना चाहिए। और गर्भिष्ठ के उपद्रव अगर देखिए तो उत्पन्न होते तो उनकी क्या चिकित्सा की जाएगी, तो आचार्य वाग्भट ने गर्भिष्ठ के उपद्रव की चिकित्सा क्या बताया है, जैसे अरुचि या मंद अग्नि है। ठीक है, अरुचि या मंद अग्नि होने पर उसे मुरवा आदि चूर्ण का प्रयोग करना है। तो ये आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस पेपर में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तब भी, अरुचि और मंद अग्नि होने पर मुरवा आदि चूर्ण का। ठीक है, तो मुरवा गुड़ूची तक ये सब कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, और इसका देखिए ये कांजी अन्नपानी ध्यान रखिए बस। ठीक है, मस्तु कांजी कोषण तकर कुछ भी। ठीक है, मुरवा आदि चूर्ण। अब तिसड़ा है, कास है, श्वास है, हिक्का है, ज्वर है, इन सब में, तो इन सब में देखिए कपोत का मांस को सटी या पुष्कर मूल के साथ जल में पकाकर ठंडा करके खाने को दें, या घृत त्रिफला के रस से बना भृंगराज का साग सेवन कराएं, या भारंगी शुंठी का क्वाथ ठंडा कर मधु में मिलाकर रोगी को पिलाना है। तीन में कोई एक दो याद कर लें जो आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए त्वक विकार हैं, तो त्वक विकार में क्या किया जाएगा, तो बस उतना सा ध्यान रखना है, हरियोड़ आदि लेपन करवाना है, लेप लगाना है, बाकी कुछ नहीं जानना है, इसको पीस कर बारीक इसका लेप कर देना है। ठीक है, तो रेणुका चंदन प्रियंगु, देखो प्रियंगु शीत होता है, ये चंदन शीत होता है, ऐसा ध्यान रखें आप, एक आध लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ओज 6 के में क्या करेंगे, तो ओज 6 में मंजिष्ठा आदि का प्रघर्षण करेंगे, तो बस इतना सा ध्यान देना है, मंजिष्ठा आदि का प्रघर्षण, बाकी कंटेंट नहीं याद करना है, मंजिष्ठा आदि प्रघर्षण मतलब उपटन का लगाना है। विशिष्ट योग की बात की जाए तो देखिए विशिष्ट योग जो है, देखिए क्वाथ के रूप में दिया जाएगा और कल के रूप में, तो देखिए पटोल, निम्ब और अड़ूसा। ठीक है, तो पान याद कर लें, पी ए एन, तो पी फॉर पटोल, ए फॉर अड़ूसा, एन फॉर निम्ब। तो पान है से हरण, हरण को अभया बोलते हैं। ठीक है, इसका कल, और 4 से 8 रुपये याद कर लिए, पान है 4 से 8 रुपये के लिए, ऐसे ध्यान रखिए। तो 4 8 ग्राम हो गया, कोसड़े जल के साथ अन्नपान है इसका लेना है। और इसके लिए पथ्य क्या बताया गया है, तो देखिए इसके लिए पथ्य बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है, जो दुग्ध और घृत होता है। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक बार जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं कैसे पढ़ना है, तो एक बार बता ही दिया है, जब आप लर्न करें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, बाकी पूरी चैप्टर भी लिखने को आए तब भी दिक्कत नहीं होगा आपका, जब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ गा धातु में अच प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निगलना या निगलने योग, फिर दो या दो से अधिक विषाक्त या विषहीन पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, परिभाषा नाना प्राणी संकल्प विरुद्ध औषधि भस्म नाम विषणानम चाल्प वीरानाम योगो गरित स्मृता, ये याद कर लीजिए। फिर यहाँ इसका प्रयोग कैसे, तो सौभाग्य प्राप्ति की इच्छा वो अपने रज या पसीने या अन्य अंगों के वेस्ट के साथ मिलाकर भोजन में मिलाकर खिला देती है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिर गर्विश के लक्षण क्या होते हैं, शारीरिक लक्षण होते हैं जो यहाँ कुछ हैं, एक दो आप ध्यान रखने हैं। स्वप्न में कैसे देखेगा, और अपने वर्ड को काला है तो सफ़ेद देखेगा, सफ़ेद है तो काला देखेगा, बिना नाक के बिना कान के देखेगा। मानसिक में उस जागृत अवस्था में उसे लगेगा कि हमारी इंद्रियाँ काम नहीं कर रही हैं। साध्यता में अगर उसको उपद्रव के लक्षण अगर ग्रस्त नहीं हुआ है, नया नया है और चिकित्सा शीघ्र कर दी जाए तो मृत्यु नहीं होगी। गर्विश की चिकित्सा कैसे करनी है, तो आपको पता है कि रोगी से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वैद्य किसने खिलाया, कब खिलाया, कैसे खिलाया, फिर वमन करवाएगा, वमन में तांबे का चूर्ण लेगा, और हेमप्राशन में स्वर्णप्राशन कराएगा। सोना जो होता है विषनाशक होता है, वमन कारक होता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। फिर अगध का अगर विषनाशक अगध का जैसे नागदंती त्रिवर्त आदि का प्रयोग करेगा, और सर्प विष कीटनाशक गर्विष नाशक होता है। आचार्य वाग्भट ने भी समर्थन किया, हितकारक आहार देना बताया। समान औषधि में वही स्वर्ण माचिक स्वर्ण भस्म है। अगर विष के उपद्रव हो गए तो रुचि मंदग्नि है तो मुरवा आदि के चूर्ण देना है। तृष्णाकार श्वास हिक्का ज्वर है तो उसमें कपोत का मांस या घृत त्रिफला वाला या भारंगी शुंठी वाला कोई त्वक है अगर तो हरेड़ू आदि लेपन कराना है। ओज 6 में मंजिष्ठा आदि प्रघर्षण करवाना। विशिष्ट योग आपको पता है, पान है याद है आपको, और 4 से 8 ग्राम कोसड़े जलपत्ते में दुग्ध और घृत।